कंसेप्ट जो लोग लेके आए हैं उन सभी को साधुवाद। और आज की ये पहली एनडी मीट के लिए आयोजकों का बहुत बहुत साधुवाद और मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम उत्कर्ष सोनी है और मैं पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। आज उम्मीद करता हूँ आज का दिन आपका बहुत लर्निंग भरा दिन रहा होगा। आपके बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर मिले होंगे, आपको बहुत सारी समस्याओं का समाधान भी मिला होगा, पर सबसे ज़्यादा आपको मिला होगा ज्ञान। क्योंकि ज्ञान एक ऐसी चीज़ है जो देना आसान है, लेना थोड़ा मुश्किल है। और ज्ञान देने वाला हमेशा मज़े में रहता है। वो ज्ञान देने के बाद एकदम सीना चौड़ा करके निकलता है, फिर भले ही वो उस ज्ञान का 50% ही खुद पे अप्लाई करता हो, पर वो देता ज़बरदस्त है। अच्छा, फिर आप किसी एक सक्सेसफुल आदमी को बुला लीजिए ज्ञान देने के लिए, फिर तो भैया पूछिए ही मत, वो सब देगा जो जो उसने कभी नहीं किया हो। जैसे एग्जाम्पल देता हूँ, एक सक्सेसफुल आदमी ज्ञान देने लगता है, वो बोलता है कि बड़ी कठिनाइयों से निकला हूँ मैं, घर से 10 रुपये लेके निकला था मैं। फिर वो 10 रुपये से मैंने एक बिस्किट का पैकेट ख़रीदा। वो बिस्किट मैंने खाया नहीं, भूखा रहा मैं, और वो बिस्किट मैंने 12 रुपये से बेच दिया। पब्लिक एकदम खुश, क्या बिजनेस मॉडल है यार, देखो आदमी ने खाया नहीं और 10 रुपये का बिस्किट 12 रुपये में बेच दिया, 2 रुपये कमा लिए। वो बोलता है मैं उस रात कुछ भी नहीं खाया और सो गया भूखा। पब्लिक और क्रेज़ी। फिर वो बोलता है अगले दिन मैंने वो 12 रुपये से एक समोसा ख़रीदा, वो समोसा भी मैंने खाया नहीं, वो मैंने 15 रुपये में बेच दिया। पब्लिक सोच रही है अरे वाह क्या बात है, 3 रुपये और। ऐसे करते करते वो बोलता है कि 9 दिन में मेरे पास 1 लाख रुपए हो गए। पब्लिक एकदम पागल, यार 9 दिन नवरात्रि चल रही है, 9 दिन तो अपन भी भूखे रह लेते हैं। वो आदमी बोलता है कि मैं तो बिना खाए आज मेरे पास 1 लाख रुपया हो गया 9वें दिन। तो कहने का मतलब ये है कि ज्ञान देने वाले की सब बातों को सही मत मानो, पर वो जो बोल रहा है उनमें से सही बातों को निकालो और उनको मान लो। अगर आपने मान लिया तो आप एक अच्छी ऑडियंस है। खैर, मैं यहाँ पे ज्ञान देने नहीं आया हूँ, मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने आया हूँ, जानकारियाँ देने आया हूँ जो आपके बिजनेस के लिए, अगर आप बिगनर हैं तो, और अगर आप चला रहे हैं तो बहुत ज़रूरी है। और जैसा कि आप सबको पता है कि ज़रूरी चीज़ों के लिए समय कम होता है और मेरे पास 20 मिनट है, और ज़रूरी चीज़ों को सुनने के लिए लोग भी कम होते हैं, तो पब्लिक भी थोड़ी कम हो गई है, शाम हो गई है तो। पर अब ज़रूरी बातें हैं तो बोलनी तो पड़ेगी। मैं अपनी बातें दो हिस्सों में कहता हूँ। एक तो जो बिगनर्स हैं, जो बिज़नेस ये सोच के, जो जॉब में हैं अभी और जो सोच रहे हैं कि मैं एक बिज़नेस शुरू कर लूँ, है ना, और एक वो लोग जो एग्जिस्टिंग बिजनेस में हैं, छोटा बड़ा किसी भी तरह का। 2 टाइप के लोगों के लिए मैं अपना आज का लेक्चर है। जो लोग बिगनर्स हैं उन लोगों के लिए सबसे बड़ा एक प्रश्न हमेशा दिमाग में रहता है कि मैं किस तरह से बिज़नेस शुरू करूं, किस कॉन्स्टिट्यूशन पे बिज़नेस को शुरू करूं, किस टाइप की एंटिटी से बिज़नेस को शुरू करूं। मेरे पास बहुत फ़ोन आते हैं, भैया एक कंपनी बना दो, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना दो। मैं बोलता हूँ क्या काम करोगे, तो बोलता है भैया ऑटो पार्ट्स की दुकान खोलना है। तो मैं बोलता हूँ ऑटो पार्ट्स के लिए कंपनी बनाने की क्या ज़रूरत है आपको। बोले नहीं, सब लोग जिससे भी पूछता हूँ वो बोलते हैं कंपनी बनानी पड़ेगी। तो ऐसा नहीं होता, आपकी बिज़नेस की ज़रूरत के हिसाब से आपको आपकी एंटिटी बनानी पड़ती है। अब जैसे एंटिटी कितने प्रकार की होती है, आप किस किस तरह से बिज़नेस को रन कर सकते हैं। एक तो होता है प्रोप्राइटरशिप, एक होता है पार्टनरशिप, एक होता है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप LLPs, एक होता है प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज, और एक होता है 1 पर्सन कंपनीज। बेसिकली ये 5 तरीके होते हैं जिनसे आप बिजनेस रन कर सकते हो, कोई सा भी बिजनेस आप रन कर सकते हो। अब आपको हर बिजनेस, हर कॉन्स्टिट्यूशन के, हर रजिस्ट्रेशन का एक अपना फ़ायदा अपना नुकसान होता है। ये आपको तय करना होता है कि आप क्या सिलेक्ट करना चाहते हैं। हमेशा हर बिजनेस के लिए अलग अलग, किसी के लिए कुछ फ़ायदेमंद हो सकता है, किसी के लिए कुछ फ़ायदेमंद हो सकता है।
तो मैं आपको वो चीज़ें बताता हूँ जिससे आप ये डिसाइड कर पाओ कि आप कैसे बिजनेस, किस तरह से अपनी एंटिटी रजिस्टर करना चाहेंगे। जैसे मान लो सबसे पहले अपन डेजिग्नेशन पे समझते हैं। जैसे मैं इन पांचों पे पॉइंट वाइज बताता हूँ। जैसे प्रोप्राइटरशिप हुआ, पार्टनरशिप हुआ, एलएलपीज हुआ, कंपनी प्राइवेट लिमिटेड और ओपीसी 1% कंपनी। तो जैसे डेजिग्नेशन की बात हुई तो प्रोप्राइटरशिप में ओनर प्रोप्राइटर ही एक ही पर्सन प्रोप्राइटर कहलाता है। पार्टनरशिप में जो लोग रहेंगे वो पार्टनर्स कहलाएंगे। कंपनी में डायरेक्टर्स होते हैं, शेयर होल्डर्स होते हैं। एलएलपी में भी पार्टनर्स होते हैं और ओपीसी में एक ही शेयर होल्डर होता है और एक ही पार्टनर, एक ही डायरेक्टर होता है। अब रजिस्ट्रेशन कैसे होता है? जैसे आप मान लो आप प्रोप्राइटरशिप से अपना बिजनेस शुरू कर रहे हैं, तो प्रोप्राइटरशिप में आपको किसी भी तरह का रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ एक शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट का रजिस्ट्रेशन ले लीजिए या गुमाश्ता ले लीजिए नगर निगम से। एक रजिस्ट्रेशन का कोई भी गवर्नमेंट का पेपर आपके पास होना चाहिए। अगर आप कोई फूड प्रोसेसिंग का या कुछ खाने पीने चीज़ों का काम कर रहे हैं या ड्रग्स का काम कर रहे हैं, आई मीन मेडिसिन का काम कर रहे हैं, तो आपको उसके लिए ज़रूरी लाइसेंस लेना पड़ेगा अपार्ट फ्रॉम द बेसिक रजिस्ट्रेशन। तो प्रोप्राइटरशिप में आपको सिर्फ एक नॉर्मल नगर निगम से एक रजिस्ट्रेशन लेना है, शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट से एक रजिस्ट्रेशन लेना रहता है। आपका जो पैन नंबर होता है, जो आपका पैन कार्ड होता है, वही आपका बिजनेस का भी पैन कार्ड हो जाता है और उसी से आपकी करंट अकाउंट खुल जाता है। आप अपना फर्म का नाम रख लें, फर्म का नाम रख के उसी से आपका करंट अकाउंट खुल जाता है। पार्टनरशिप में आपको क्या करना होता है कि पार्टनरशिप की एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है कि आपको एक पार्टनरशिप डीड बनानी पड़ती है। पार्टनरशिप डीड बनाने के बाद आपको उस पर्टिकुलर फर्म, जो नाम आप रखेंगे, उस फर्म के नाम से आपको नगर निगम से या जो भी आपका बिजनेस करना से रिलेटेड लाइसेंस मिल पाता है। और फिर पार्टनरशिप का आपको अलग से पैन नंबर भी लेना पड़ता है। जो इंडिविजुअल पैन नंबर होते हैं उससे काम नहीं चलता, एक अलग पैन नंबर लेना पड़ता है पार्टनरशिप का। वैसे ही कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता है एमसीए में, एलएलपी का रजिस्ट्रेशन होता है एमसीए में और ओपीसी का भी रजिस्ट्रेशन एमसीए में होता है। एमसीए मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स की एक डिवीज़न है जो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी हर स्टेट में रहता है। हर स्टेट में एक रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी रहता है। हमारा ग्वालियर में है एमपी का। तो आरओसी में ये चीज़ें एलएलपी, कंपनी और ओपीसी ये आरओसी में रजिस्टर होती हैं। इनकी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस थोड़ी टेक्निकल होती है और इसमें रजिस्ट्रेशन में खर्चा भी आता है। मान लो आप किराने का बिजनेस शुरू करना चाहते हो तो आप उसके लिए कंपनी मत खोलो, क्योंकि उसके लिए आपको बहुत सारा खर्चा करना पड़ जाएगा। स्टैम्प ड्यूटी पे करनी पड़ती है, आई एम सॉरी, ओपीसी भी मत खोलो, एलएलपी भी मत खोलो। आप प्रोप्राइटरशिप में किराने का दुकान का काम शुरू कर सकते हो। उसी तरह अगर नाम रखना है आपको आपके बिजनेस का, तो प्रोप्राइटरशिप में आपको किसी भी तरह की कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं। आप जय महाकाल रख दो, माँ वैष्णो देवी रख दो, आप पर ऐसी चीज़ मत रखो, रिलायंस इंडस्ट्री मत रखना आपका बिजनेस का, वो नहीं रख सकते। जो ट्रेडमार्क होता है वो नाम नहीं आप रख सकते। बाकी प्रोप्राइटरशिप में आप किसी भी तरह का नाम रख सकते हो, बस ये सर्च करना आपको कि ये किसी का ट्रेडमार्क नहीं होना चाहिए। आप टाटा कैपिटल रख दिया, आपने टाटा स्टील रख दिया, ऐसा नहीं हो सकता। अगर आप लोहे के सरिया बेचने का काम शुरू कर रहे हो तो आप टाटा स्टील नहीं रख सकते अपनी प्रोप्राइटरशिप फर्म का नाम। पार्टनरशिप फर्म में भी नाम को लेके कोई बहुत ज़्यादा जद्दोजहद नहीं है। आप इसी तरह अपना नाम डिसाइड कर सकते हो फर्म का। उसमें आपको सिर्फ ट्रेडमार्क वाली चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। पर जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी आप बनाओगे या आप ओपीसी बनाओगे या एलएलपी बनाओगे, उसमें आपको आरओसी में नेम के लिए सबसे पहले अप्लाई करना पड़ता है। आपको 3 नाम सिलेक्ट करने होते हैं और वो 3 नाम के लिए अप्लाई करना पड़ता है। उन 3 नाम में से कोई एक नाम आपको वो लोग अप्रूव करते हैं और वो नाम आप रख सकते हो। उसमें थोड़ी कम्बरसम प्रोसेस होती है, क्योंकि आरओसी का ये नियम है कि आप कोई एग्जिस्टिंग अगर कंपनी है तो आप वो कंपनी का नाम नहीं रख सकते, या कोई एलएलपी एग्जिस्टिंग है तो आप वो एलएलपी का नाम भी नहीं रख सकते। तो नाम रखने में भी जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो ग्रेजुअली इंक्रीज होती है, प्रोप्राइटरशिप से पार्टनरशिप, फिर एलएलपी, प्राइवेट लिमिटेड एंड ओपीसी, इस तरह से ये कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज हो रही है। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप ये एवेल्युएशन करिए कि आपको क्या क्या कॉम्प्लेक्सिटी आ सकती है कोई चीज़ बिजनेस शुरू करने में, कौन सी एंटिटी में रजिस्टर होना वो डिसाइड करने में। अच्छा, अब लाइबिलिटी कैसे तय होती है? जो प्रोप्राइटरशिप फॉर्म रहती है उसमें पूरी लाइबिलिटी प्रोप्राइटर की होती है। प्रॉफिट पूरा प्रोप्राइटर का होता है, वैसे ही सारा नुकसान प्रोप्राइटर का होता है, सारी लाइबिलिटीज़ प्रोप्राइटर की होती है।
अगर आपने किसी का पैसा ले लिया और वापस नहीं किया तो वो आपको आके पकड़ सकता है कि आप मुझे पैसा दो। पार्टनरशिप में भी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। जो दो पार्टनर हैं उन दोनों के पार्टनर उस फर्म में अगर कुछ गलती हो रही है या उन्होंने किसी से लोन लिया पैसा नहीं दिया या किसी को माल बेचा और उसको किसी से माल खरीदा और उसको पैसा नहीं दिया, तो लाइबिलिटी उन दोनों पार्टनर की फुल लाइबिलिटी रहेगी। लेकिन अगर आप लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप फर्म बना रहे हो, उसमें आपकी लाइबिलिटी लिमिटेड हो जाएगी आपके परसेंटेज ऑफ शेयर के ऊपर। मान लो आप 10% के पार्टनर हो उस फर्म में, एलएलपी में, कोई आपका एक और साथी 40% का पार्टनर है और दूसरा एक और साथी 50% का पार्टनर है। अब अगर कोई आपसे पैसे लेने आता है या अगर कोई अगर किसी भी तरह का कुछ नुकसान होता है तो वो आपके जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उसमें डिवाइड होकर आपको देना पड़ेगा। इसमें किसी की भी वो आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी से या आपके पर्सनल असेट से कुछ भी रिकवर नहीं कर सकता। आपका जितना उस एलएलपी में शेयर है वो उतना ही आपसे ले सकता है। तो इस तरह एलएलपी में, इसी तरह कंपनी में भी आप शेयर होल्डर बनते हैं, कंपनी रजिस्टर होती है तो शेयर होल्डर बनते हैं। तो शेयर होल्डर का भी जितना शेयर उसका परसेंटेज होता है उतनी उसकी लाइबिलिटी होती है, और उसी तरह ओपीसी में भी होता है। तो ये इसमें इस लाइबिलिटी के केस में हम प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप से बेहतर हो जाती है प्राइवेट लिमिटेड, एलएलपी और ओपीसी। इसके बाद आता है मेंबर्स, कितने मेंबर्स होना चाहिए। प्रोप्राइटरशिप जो अगर फर्म आप बनाते हैं तो आप एक ही व्यक्ति की प्रोप्राइटरशिप फर्म होती है, तो एक व्यक्ति से प्रोप्राइटरशिप फर्म बन सकती है। पार्टनरशिप आपको मिनिमम 2 लोग चाहिए और मैक्सिमम 20 लोग चाहिए होते हैं। एलएलपी में आपको मिनिमम 2 लोग चाहिए होते हैं और मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं हो सकती, आप 50 लोग मिलकर एक एलएलपी चला सकते हो। और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अगर आप बनाते हो तो मिनिमम 2 शेयर होल्डर चाहिए, 2 डायरेक्टर चाहिए और 200 शेयर होल्डर तक आप जा सकते हो। इसके अलावा ओपीसी में केवल 1 पर्सन होता है, वही शेयर होल्डर होता है, वही डायरेक्टर होता है, वो एक नॉमिनी डायरेक्टर बनाता है साथ में, ताकि उसको कभी कुछ हो जाए तो एक जने बिजनेस को संभाल ले। अब आता है, अब कई लोग मुझसे पूछते हैं कि इसमें टैक्सेशन का क्या बेनिफिट है, अगर मैं प्रोप्राइटरशिप बनाऊं या मैं पार्टनरशिप बनाऊं या मैं प्राइवेट लिमिटेड बनाऊं तो मुझे टैक्सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे क्या नुकसान और फ़ायदे हो सकते हैं। तो जो प्रोप्राइटरशिप फर्म होती है उसमें इंडिविजुअल टैक्सेशन होता है। जैसे आप एक सैलरीड एम्प्लॉई हैं, आप कहीं जॉब करते हैं और आपको सैलरी मिल रही है, तो जिस तरह से आपका टैक्सेशन होगा स्लैब रेट में होता है। जो इंडिविजुअल पर्सन होता है, जो सैलरीड पर्सन है, उसका स्लैब रेट में टैक्सेशन होता है। आप लोगों को पता होगा 0 से 2.5 लाख तक 0%, 2.5 से 5 तक 5%, 5 से वो एक स्लैब सिस्टम चलता है। तो अगर आप प्रोप्राइटर हैं तो वो स्लैब सिस्टम में आपका टैक्सेशन होगा, ये एक बेनिफिट है। अगर आप पार्टनरशिप फर्म बनाते हैं और बिजनेस करते हैं तो आपको फ्लैट टैक्स लगता है 30%। 30% के आपका जो भी प्रॉफिट होगा साल के अंत में आपको 30% से उसको टैक्स देना है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ अमाउंट ऑफ इनकम यू अर्न। जैसे आपको सिर्फ 10 रुपये ही प्रॉफिट हुआ उस साल, अगर आपने P&L फाइनल किया, बैलेंस शीट फाइनल किया और 10 रुपये प्रॉफिट हुआ, तो आपको 10 रुपये पे 30% यानी 3 रुपये टैक्स भरना है गवर्नमेंट को, ये फिक्स है। तो अगर आप पार्टनरशिप फर्म के साथ बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो इस चीज़ को ध्यान रखिए कि टैक्स आपको 30% देना पड़ेगा। एलएलपी में भी आपको 30% टैक्स देना पड़ता है, उसमें भी फिक्स रेट होता है 30%। अगर आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाते हो या एक एलएलपी बनाते हो तो आपको 3 टाइप के रेट्स हैं अभी। एक तो 22% होता है, एक 25% होता है और एक 30% होता है। ये डिपेंड करता है टर्नओवर पे। अभी गवर्नमेंट ने अलग अलग टैक्स रेट्स निकाले हैं जो स्टार्टअप्स के लिए और जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनियाँ ओपीसी बना के काम करेगा उनके लिए। वो आपके टर्नओवर पे डिपेंड करता है कि आपको 22% लगेगा, 25% लगेगा या 30% लगेगा। अब ये इतनी बातें करने के बाद आप पूछोगे कि मोटा मोटा बताइए कि सूटेबल क्या है। तो सूटेबल जो मैंने 6 पॉइंट बताए इनमें से आपको डिसाइड करना पड़ेगा। जैसे आप छोटा बिजनेस शुरू कर रहे हो तो आप प्रोप्राइटरशिप से शुरू करो। अगर आप चाहते हो, आप ये सोच रहे हो कि यार मैं कुछ ऐसा बिजनेस शुरू करना चाहता हूँ जिसमें मुझे 1 लाख रुपए लग रहा है, मेरे पास अभी 60,000 रुपये ही है, और आप सोचते हो कि आपका बहुत क्लोज फ्रेंड है उसके पास 40,000 रुपये होंगे, तो आप उसको पार्टनर बना के पार्टनरशिप फर्म से शुरू कर सकते हो। आपकी ज़रूरत के हिसाब से आप बिजनेस एंटिटी बनाइए, ज़्यादा आसान है। छोटा, अगर आप नया शुरू कर रहे हैं तो छोटे से शुरू करें, प्रोप्राइटरशिप फर्म से शुरू करें। मान लो आप एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी बना रहे हैं, तब आप प्रोप्राइटरशिप फर्म नहीं बना सकते, तब आपको प्राइवेट लिमिटेड ही बनाना पड़ेगी, क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट ऐसी होती है प्राइवेट लिमिटेड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनीज की कि आपको क्लाइंट्स
क्लाइंटेल्स तभी मिलते हैं जब आप एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो, आपके नाम के साथ प्राइवेट लिमिटेड जुड़ा हो, तो ही आपको अब क्लाइंटेल आसानी से मिलते हैं। तो बिजनेस की रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आप किस तरह के रजिस्ट्रेशन के साथ बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। अब जैसे एक पार्ट मैंने बताया कि मेरे पास ज़्यादातर ये प्रश्न आता है कि किस तरह से बिजनेस शुरू करूं, और दूसरा तरह का प्रश्न आता है मेरे पास कि बिजनेस की फंडिंग कैसे हो। जैसे अभी मैं अंदर आ रहा था तो एक मिल गए मुझे, बोले भैया आप अब आए यार, मैं तो जा रहा हूँ। तो मैंने बोला कि आ जाओ थोड़ी देर सुन लो। तो वो बोलते हैं कि भैया आप तो ये बता देना मुझे कि ज़ीरो इन्वेस्टमेंट से बिजनेस कैसे शुरू होता है। तो मैंने बोला यार इन्वेस्टमेंट की डेफिनेशन आपकी क्या है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट सिर्फ पैसा नहीं होता। अगर आप अपना टाइम लगा रहे हो तो आपका टाइम का भी इन्वेस्टमेंट है, अगर आप अपना शारीरिक श्रम लगा रहे हो तो उसका भी इन्वेस्टमेंट है। तो ज़ीरो इन्वेस्टमेंट से कोई बिजनेस नहीं हो सकता। आप ज़ीरो पैसे से, ज़ीरो मनी से, ज़ीरो फाइनेंस से बिजनेस शुरू एक बार हो सकता है। कुछ आप सर्विस देना चाहते हो तो वो ज़ीरो इन्वेस्टमेंट से हो सकती है। आप किसी किराने दुकान, किसी क्लॉथ मार्केट में किसी कपड़ा दुकान के बाहर चले जाएं, उनको बोलें कि भैया मैं आपके लिए ग्राहक पकड़ के लाता हूँ, आप हर ग्राहक पे मुझे 100 रुपये या जो भी आपका सेल हो उस हिसाब से कमीशन दे देना। तो वो आपका ज़ीरो पैसे से बिजनेस शुरू कर रहे हो आप, पर आपका टाइम दे रहे हो, आप अपना शारीरिक श्रम वहाँ पे लगा रहे हो। तो ज़ीरो इन्वेस्टमेंट से तो नहीं होता। तो वो भाई साहब चले गए। उनका एक्चुअल में मतलब ये था कि ज़ीरो पैसे से कैसे शुरू करें। तो फंडिंग बिजनेस की कैसे जनरेट करें हम लोग, किस तरह से। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है जो जॉब कर रहा होता है। मैं जॉब करता था मुंबई में सीए बनने के बाद, हर 27 को अकाउंट क्रेडिट होता था, मैसेज आता था। वो जो क्रेडिट की जो मैसेज की आवाज़ होती ना, उसको छोड़ के आना बहुत मुश्किल होता है। आप मतलब वो 27 तारीख को जो टन से बचता है और अमाउंट आता है ना, उसको छोड़ना बहुत कठिन होता है। तो बिज़नेस शुरू करने की सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है कि कैसे शुरू करें। लोगों के पास पैसा होता है, सेविंग अकाउंट में होता है, तो भी ये बिज़नेस में पैसा लगाने से डरते हैं। तो मेरी एक मतलब बेसिक एडवाइस ये रहेगी कि अगर आप बिज़नेस कोई भी शुरू करते हो तो छोटे से शुरू करो। 20,000 रुपये, 50,000 रुपये, छोटा मतलब इससे कुछ छोटा, आप छोटे नहीं हो जाओगे, छोटे से शुरू करो। 50,000 रुपये लगाओ, 50,000 से बिजनेस शुरू करो। अब ये पूछोगे चलो मेरे पास, मैं 50,000 भी नहीं लगाना चाहता, मुझे तो आप तो फंडिंग के तरीके बताओ कैसे हो सकते हैं। तो देखिए गवर्नमेंट के भी बहुत सारी स्कीम्स है बिजनेस के लोन्स के लिए। जैसे आप लोगों ने मुद्रा लोन के बारे में सुना होगा, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के बारे में सुना होगा। मुद्रा लोन में 10 लाख तक का आराम से लोन मिल जाता है। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में भी 10 लाख तक का आराम से लोन मिल जाता है। पर अब आप बहुत सारे लोग मुझे वो बोलते हैं ये कि भैया ये सब कहने की बातें हैं। उनके फिक्स कस्टमर होते हैं, हर साल 5 लोगों का टारगेट आता है बैंक में, हर ब्रांच में। वो 5 लोग पहले से डिसाइडेड होते हैं, उन लोगों को वो लोग लोन बांट देते हैं। मैं तो थक गया हर साल मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में लोन लेने के लिए जाने के लिए, मुझे तो कभी भी नहीं मिला। तो देखिए मेन प्रॉब्लम क्या होता है कि जब हम लोन लेने जाते हैं ना, तो हम क्या सोचते हैं कि मैं ये बैंक में चढ़ जाऊँ और मैक्सिमम मांग लूँ। आप 10 लाख की लिमिट हो तो आप तो मुझे 9,90,000 दे दो। अब हम अपना बिजनेस को एक्सप्लेन ही नहीं कर पाते हैं, हम क्या करना चाहते हैं। जब वो पूछता है कि क्या करोगे आप, तो हम एक्सप्लेन कर पाते हैं हमारे बिजनेस की कैपेसिटी सिर्फ 2 लाख रुपए की, तो हम लोग वहाँ फेल हो जाते हैं। तो जब आप मतलब लोन लेने के लिए जाएं, जैसे मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना या मुद्रा लोन, जो बिगनर्स हैं मैं उनके लिए बात बता रहा हूँ, जैसे आप मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना या मुद्रा लोन के लिए जाएं तो आप छोटा लोन मांगिए। बेंजामिन फ्रैंकलिन बोला था उन्होंने एक बार कि किसी से आप फेवर लेने जाएं तो पहले छोटा फेवर लें, और ग्रेजुअली जब आप उसके इस फेवर पे खरे उतर जाएंगे तो ग्रेजुअली आपको बड़ा फेवर भी दे देगा। तो हमेशा बैंक में जाएं तो छोटा लोन मांगे। आप अपना बिजनेस बताएं कि 2 लाख का है, और फिर लोन बैंक से मांगे 50,000 का, 60,000 का या लाख रुपए का, तो मैनेजर आपको खुशी खुशी दे देगा। मुद्रा लोन में एक बहुत अच्छी स्कीम है कि 50,000 तक के लोन में आपको सब्सिडी भी देती है सेंट्रल गवर्नमेंट, पर 50,000 से ज़्यादा के लोन में नहीं देती। तो 10 लाख तक का लोन तो आपको आसानी से मिल जाएगा। पर मतलब मेरा पर्सनल सजेशन ये रहेगा कि आप हमेशा छोटे डिमांड के साथ बैंक में चढ़िए, तो आपको गारंटीड लोन मिलेगा। और अगर आपने वो लोन प्रॉपर रीपे कर दिया तो आपको 100% वो दोबारा लोन देगा और बड़ा लोन देगा, आप उसके एग्जिस्टिंग कस्टमर हो जाएंगे। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिए।
अच्छा, अगर आप बिजनेस थोड़ा बड़ा कर रहे हैं तो एक पॉइंट होता है कि अगर आपको जैसे लोन ले लिया, अब आप लोन आप चाहते हो कि मैं इंटरेस्ट नहीं देना चाहता यार, इंटरेस्ट मेरे खर्चों में चले जाता है, मैं तो मैं अपनी बिजनेस में से एक शेयर दे सकता हूँ किसी को, कि जो मुझे मेरा प्रॉफिट होगा वो उसका कुछ हिस्सा मैं अपने किसी को दे सकता हूँ। तो एक फंडिंग का तरीका होता है, आपका कस्टमर जो होता है, अगर आप कोई माल बेचते हो तो आपका जो कस्टमर होता है ना, वो आपका सबसे बढ़िया इन्वेस्टर हो सकता है, क्योंकि वो आपका माल, आपका जो प्रोडक्ट है वो उसको यूज़ कर चुका होता है, उसको पता होता है ये कैसा बिजनेस कर रहा है, कितने टाइम से कर रहा है, उसको ये पता हो सकता है। तो आपका जो गुड कस्टमर है, बेस्ट कस्टमर है, उससे एक बार पूछिए कि क्या आप मेरे बिजनेस में हिस्सेदार बनेंगे क्या। भले आप प्रोपराइटर हैं, आप उसको पर्टिकुलर एक अमाउंट के लिए, शेयर के लिए उसको फिक्स कर लीजिए और उसको अपने बिजनेस में फंड, मतलब मैं जो बिगनर्स हैं उनके लिए बता रहा हूँ कि आप बिजनेस फंडिंग किस तरह से जुटा सकते हैं। तो एक ये आपका जो कस्टमर होता है ये आपका बहुत बड़ा लेंडर हो सकता है। जो एग्जिस्टिंग बिजनेस कर रहे हैं, जो बड़ा काम कर रहे हैं, उनके लिए बैंक में बहुत अलग अलग टाइप के लोन्स अवेलेबल हैं, जिसमें टर्म लोन है, सीसी लिमिट होती है, ओडी लिमिट्स होती है। जो लोग कर रहे हैं बिजनेस उनको पता होगा। पर इन ज़्यादातर लोन में बैंक आपको कोलेट्रल सिक्योरिटी मांगेगी, कोई भी अनसिक्योर्ड लोन नहीं देगा आपको। तो कोलेट्रल जो भी बड़े लोन होते हैं, टर्म लोन, सीसी लिमिट, अच्छा मैं इनमें थोड़ा डिफरेंस बता देता हूँ, टर्म लोन क्या होता है, सीसी लिमिट क्या होता है, ओडी कब लेना चाहिए, ये चीज़ें बता देता हूँ। जो टर्म लोन होता है वो बेसिकली पर्टिकुलर टर्म के लिए दिया जाता है, जैसे 5 साल के लिए दिया, 5 साल में रीपे करना है आपको ये लोन को। तो आप टर्म लोन उन चीज़ों के लिए मिलता है, जैसे आप कोई प्लांट एंड मशीनरी लगा रहे हैं या आप कोई स्ट्रक्चर खड़ा कर रहे हैं, उनके लिए आपको टर्म लोन मिलेगा। आप वो चीज़ खरीदें, बैंक आपको उस चीज़ को खरीदने में मदद करेगी। मान लो आपकी 1 लाख रुपए की वो चीज़ आ रही है, 25,000 रुपये आपको लगाना पड़ेगा, 75,000 रुपये बैंक दे देगी। ये टर्म लोन होता है। दूसरा होता है सीसी लिमिट। सीसी लिमिट होती है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स के लिए। वर्किंग कैपिटल क्या होता है, जो आपके डे टू डे के खर्चे होते हैं बिजनेस के, जैसे आपको सैलरी देना है, जैसे आपको रॉ मटेरियल खरीदना है, इन सब नॉर्मल डे टू 2 महीने का खर्चा पूरा करना है, बिजली का बिल हुआ, और भी जो तरह तरह के खर्चे होते हैं उनको पूरा करने के लिए वर्किंग कैपिटल, उन खर्चों के लिए को वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। उन रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए होता है सीसी लिमिट। सीसी लिमिट का क्या फंडा होता है, उसको कैश क्रेडिट लिमिट बोलते हैं। उसका ये फंडा होता है कि जैसे आपकी 5 लाख की सीसी लिमिट है, तो आप जितना पैसा उसमें से निकालोगे उतने पे ही आपको ब्याज लगेगा। मान लो आप 2 लाख रुपए निकाल रहे हो तो पूरे 5 लाख पे आपको ब्याज नहीं लगेगा। मान लो आपने 30 तारीख को 2 लाख रुपए निकाले उस लिमिट में से, और अगली 30 तक उसको 2 लाख रुपए निकाले हुए हैं, यूज़ कर रहे हो आप, तो उस 2 लाख रुपए के ऊपर ही केवल आपको ब्याज लगेगा। तो एक ये सीसी लिमिट बहुत अच्छा लोन होता है जो आप अवेल कर सकते हैं। इसके अलावा एक ओडी लिमिट होता है, जो आपको सेविंग अकाउंट पे आपके पर्टिकुलर बैलेंस पे बैंक ओडी दे देती है, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी दे देती है, कि आपका बैलेंस आप 2 लाख रुपए रखें और हम आपको 4 लाख की ओडी दे देते हैं, ताकि आप 4 लाख तक विड्रॉल कर सको। तो ये एग्जिस्टिंग बिजनेस के लिए एक सुविधा होती है। इसके अलावा जो बड़े बिजनेस जो बड़े लेवल पर जा चुके हैं, जैसे हमारे समाज में भी बहुत सारे लोग पहुंच चुके हैं, आज सुबह शायद वो आए होंगे, प्रफुल्ल बिरलोरे जी आए थे क्या, वो जैसे MBA, जो ये लोग बड़े ब्रांड बन चुके हैं, जो ब्रांड बन जाता है उनके लिए एक फंडिंग का एक सोर्स हो जाता है एंजल इन्वेस्टर्स। एंजल इन्वेस्टर्स वो लोग होते हैं जो आपको फंड देते हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं जो इंटरेस्टेड होते हैं, उनके कुछ फंड होता है उनके पास, उसका कुछ हिस्सा आप नए बिजनेस में लगाने के लिए। पर उसके लिए एक रिक्वायरमेंट होती है कि आपका बिजनेस कुछ यूनिक होना चाहिए, आपका कुछ आइडिया कुछ यूनिक होना चाहिए। प्लस वो फंडिंग के अलावा आपको टेक्निकल नो हाउ भी देते हैं। मतलब अगर आप एंजल इन्वेस्टर्स के पास जा रहे हैं तो आपको फंड मिलेगा, प्लस वो टेक्निकल नो हाउ देंगे, पूरा बिजनेस ग्रो करके देंगे वो आपको। वो सिर्फ फंड देके नहीं रुकेंगे, वो आपको बिजनेस को कंट्रोल भी करेंगे। और दूसरा तरीका होता है वेंचर कैपिटलिस्ट। वेंचर कैपिटलिस्ट सिर्फ आपको फंड देते हैं, वो आपके बिजनेस में कुछ वो नहीं करते, उनको आप पर्टिकुलर अमाउंट वो आपसे एग्रीमेंट कर लेते हैं कि इतना अमाउंट हम आपसे लेंगे हर साल, इतना परसेंटेज शेयर लेंगे, इतना आपको हमको देना पड़ेगा। ये वेंचर कैपिटलिस्ट होता है ना। तो 2 टाइप के बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, एक्सटर्नल इन्वेस्टर अपार्ट फ्रॉम बैंक्स। एक्सटर्नल इन्वेस्टर 2 टाइप के होते हैं, एक तो एंजल इन्वेस्टर्स और वेंचर कैपिटलिस्ट। एंजल इन्वेस्टर आपके बिजनेस का पार्ट बनते हैं, वो आपको टेक्निकल नो हाउ भी देते हैं, मतलब आप कैसे बिजनेस को रन करना है, कैसे डेवलप करना है वो भी बताते हैं। और वेंचर कैपिटलिस्ट आपको केवल फंड देते हैं। अच्छा, अब बिजनेस लोन के लिए आपको किन किन चीज़ों के साथ तैयार रहना पड़ेगा। सबसे बिजनेस आप लोन लेने जा रहे हैं तो सबसे पहले आप एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखिए कि आपका सिबिल कभी ख़राब ना हो। अगर आप अभी बिजनेस नहीं कर रहे हैं, मान लो अभी आप जॉब कर रहे हैं,
तो आप एक मॉल में जाते हैं, आपको आपकी सैलरी आ रही है, आप मॉल में जाते हैं, वहाँ पे एसबीआई के क्रेडिट कार्ड के लिए आपके पीछे आते हैं लोग, इंडसइंड बैंक वाले आपके पीछे आते हैं, बहुत सारे क्रेडिट कार्ड के लिए आपको, हम लोग वो क्रेडिट कार्ड ले लेते हैं, उसको यूज़ कर लेते हैं मोबाइल ख़रीदने में। और क्रेडिट कार्ड की रीपेमेंट बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, हम लोग मिस करते हैं चीज़ें को, 45 डेज़ में पेमेंट करना होता है। अगर हमने वो जो उसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी में अगर हम उलझ गए, हमने पेमेंट में थोड़ा लेट कर दिया, क्रेडिट कार्ड का रीपेमेंट जो अमाउंट हमने यूज़ किया है, तो वो हमारे सिबिल को इम्पैक्ट कर देता है। आज हम लोग जॉब कर रहे हैं, हमको 80,000 रुपये सैलरी मिल रही है, हमको पता ही नहीं पड़ रहा है कि हमारी सिबिल ख़राब हो चुका है, हम क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहे हैं और हमने क्रेडिट कार्ड में कुछ गलतियाँ कर दी, और हमारा अब आपने ये तय किया कि मैं तो जॉब छोड़ रहा हूँ और बिज़नेस करने जाऊँगा। आप अपने बिज़नेस करने के लिए आए, आप बैंक में गए लोन लेने के लिए, आपने बोला कि मुझे तो 1 लाख की ज़रूरत है और मेरे पास तो 70,000 रुपये है, 30,000 रुपये चाहिए, तो बैंक वाला भी खुश हो गया कि चलो 30,000 रुपये चाहिए इसको, और आप भी सोच रहे हो कि चलो मैक्सिमम तो मैं ही लगा रहा हूँ, बैंक से तो कम ही मांग रहा हूँ। पर जब वो बैंक वाला आपका चीज़ें चेक करना शुरू करेगा, तो आपकी एक क्रेडिट कार्ड की सिबिल